हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझ रहे हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को और आज की क्लास से हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 24, जिसका नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के भाग 1 को। सबसे पहले हम समझते हैं कि खनिज का मतलब क्या होता है। खनिज मतलब वे सभी प्राकृतिक पदार्थ जो भूमि को खोदकर यानी कि खनन के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। खनन की प्रक्रिया से प्राप्त किए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। जैसे कि लोहा, तांबा, सोना, चांदी, संगमरमर, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीजें क्या हैं? इन सभी चीजों को, ये सारी चीजें प्राकृतिक संसाधन है और इन सभी चीजों को हम खनन के माध्यम से जमीन के अंदर से बाहर निकालते हैं और ये मानव जाति के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी पदार्थ है। प्राकृतिक रेवदार या जिसे क्रिस्टलीय चट्टान कहते हैं, उसके रासायनिक संगठन और विशिष्ट संरचना वाले ये पदार्थ होते हैं। ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि ये प्राकृतिक रेवदार यानी कि क्रिस्टलीय और रासायनिक संगठन, एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है और साथ ही इनकी संरचना भी विशिष्ट होती है। तो ये खनिज के बारे में अपनी कुछ बेसिक सी डेफिनेशन है। कुछ खनिज एक ही तत्व से निर्मित और सामान्य संगठन वाले होते हैं, जैसे कि कार्बन है, हीरा है, ये एक ही तत्व से बने हुए होते हैं, जबकि अधिकांश खनिजों में दो तत्वों वाले संगठन मिलते हैं, जैसे कि सल्फर है, लोहा है, इनमें दो तत्व का कुछ इंपॉर्टेंट संगठन होता है। आगे बढ़ते हैं। धात्विक खनिजों से मशीनों का निर्माण होता है। अब खनिजों के भी अलग अलग प्रकार है, जिसमें धातु पाई जाती है वो धात्विक खनिज कहलाते हैं, जिसमें धातु नहीं पाई जाती है वो अधात्विक खनिज कहलाते हैं, और जो मुख्य रूप से ऊर्जा के काम आते हैं उन्हें खनिज ईंधन या फिर ऊर्जा संसाधन कहते हैं। तो ये जो धात्विक खनिज होते हैं उनसे मुख्य रूप से मशीनों का निर्माण किया जाता है। वहीं जो अधात्विक खनिज है, जिनमें धातु नहीं पाई जाती है, उनसे आवास का निर्माण किया जाता है, और वहीं खनिज ईंधन या ऊर्जा संसाधन है उनको मशीनों को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। खनिजों से उद्योगों को कच्चा माल भी प्राप्त होता है। भाई उद्योग जो है, इंडस्ट्री है, जहां पर मशीनों के माध्यम से कुछ और प्रोडक्ट बनाया जाता है, जैसे कि कोई फैक्ट्री है जो कि लोहे को कुछ और रूप में बनाने का काम करती है। कच्चा लोहा लेती है, उसका शोधन करती है और उससे फिर अलग अलग चीजें, जैसे कि दरवाजे बना लिए, खिड़के बना लिए, लोहे की पटरियां बना ली, ये सारी चीजें बनाई जाती है। अतः किसी भी देश की सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रगति के मुख्य आधार स्तंभ खनिज ही है। किसी भी देश में चाहे उसका सामाजिक विकास करना हो, चाहे उसका आर्थिक विकास करना हो, औद्योगिक विकास करना हो या वैज्ञानिक प्रगति करनी हो, उसका मुख्य आधार खनिज ही होता है। हमने देख लिया कि खनिजों के माध्यम से इतनी सारी चीजें की जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीयों को प्राचीन काल से ही खनिजों का ज्ञान था। हमें तो पुराने जमाने से ही, भारतवासियों को पुराने जमाने से ही खनिजों का ज्ञान था। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ताम्र युग और कांस्य युग, जो कि प्राचीन काल का एक हिस्सा है, एक टाइम पीरियड है। तो ताम्र युग और कांस्य युग ये बताता है कि इसमें तांबे का बड़ी मात्रा में यूज होता था, और कांस्य युग हमें ये बताता है कि इसमें कांसे का बहुत ज्यादा उपयोग होता था। तो हमें खनिजों का नॉलेज जो है वो प्राचीन समय से ही था। भारत में आजादी के समय 22 प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता था। भारत जब आजाद हुआ 1947 में, उस समय 22 प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता था, और आज प्रेजेंट टाइम में इनकी संख्या बढ़कर 125 हो गई है। सोचिए हम कितना आगे बढ़ चुके हैं। और इन 125 में से 35 खनिज ऐसे हैं जो आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तक मानव को लगभग 1600 प्रकार के खनिजों का ज्ञान है। भाई भारत में अभी हमने बात की कि 125 खनिजों का हम खनन करते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड की बात की जाए, मानव जाति की बात की जाए, तो 1600 प्रकार के खनिजों का हमें नॉलेज है। खनिजों की आत्मनिर्भरता के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पे है। मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका खनिज का खनन बहुत ज्यादा करता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे है, भारत दूसरे नंबर पे है और रूस तीसरे नंबर पे है। ये चीजें हमें याद रखनी है कि खनिजों की आत्मनिर्भरता के मामले में टॉप 3 देश कौन से हैं। भारत दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, और तीसरे नंबर पे रशिया और रूस आता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में खनिजों को भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। खनिजों के भी अलग अलग वर्गीकरण है, जो कि मुख्य रूप से भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि धात्विक खनिज होते हैं, अधात्विक खनिज होते हैं और कुछ
ईंधन वाले खनिज होते हैं, ऊर्जा संसाधन होते हैं। एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले है आपका धात्विक खनिज, ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश हो, जिसमें कोई धातु पाया जाता हो। अब इस धात्विक खनिज को भी हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक तो जिसमें लौह धातु ज्यादा हो और एक जिसमें लौह धातु ज्यादा नहीं हो या न के बराबर हो। तो पहला है लौह धातु प्रदान आपकी धात्विक खनिज। अब इसमें लोहे का अंश बड़ी मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि खुद लौह अयस्क है, क्रोमाइट है, ये पाइराइट है, टंगस्टन है, कोबाल्ट है, ये सारे क्या है, लौह धातु प्रदान धात्विक खनिज है। अब ये धातु अयस्क क्या होता है? अयस्क का मतलब है कि अपना जो खनिज पदार्थ है वो कच्चे रूप में मिलता है। एक तरीके से आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी खनिज जो है वो कच्चे रूप में मिलता है, उसे बोला जाता है अयस्क। उसमें इंप्योरिटीज होती है, मतलब उसमें कुछ गंदे पदार्थ भी मिले हुए होते हैं जो कि मानव जाति के काम के नहीं होते। फिर उसका शोधन करके हमें जो चीज चाहिए वो हम प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा है अलौह धातु प्रदान। धात्विक खनिज में ही वो धातु जो अलौह है, मतलब जिसमें लोहे का अंश बहुत ही कम पाया जाता है या बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है। इसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते, जैसे कि सोना है, चांदी है, तांबा है, जस्ता है, बॉक्साइट है, टिन है, मैग्नीशियम है। इनमें लोहा बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। धात्विक खनिज के बाद दूसरे प्रकार का है अधात्विक खनिज। ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश नहीं होता है। धात्विक में धातु होता है, अधात्विक में धातु नहीं होता है, जैसे कि चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, अब्रक है, जिप्सम है। इसमें किसी भी प्रकार का धातु नहीं देखने को मिलता है। तीसरा है ऊर्जा खनिज या ईंधन खनिज। ऐसे खनिज जो ऊष्मा या ऊर्जा प्रदान करते हैं। खनन के माध्यम से कुछ ऐसे पदार्थ हम प्राप्त करते हैं जो कि मुख्य रूप से ऊर्जा प्राप्त करने के काम में आते हैं। अब इन्हें भी दो प्रकार से विभाजित किया जाता है, एक तो ईंधन खनिज और एक अणु शक्ति वाले खनिज। ईंधन खनिज में कौन से आते हैं? जिसमें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। इनको हम खनन के माध्यम से जमीन के अंदर से प्राप्त करते हैं और इनके माध्यम से अपनी ऊष्मा और ऊर्जा की आवश्यकता पूरी होती है। दूसरा है आपका अणु शक्ति खनिज, जिसमें यूरेनियम है, थोरियम है, बेरिलियम है, इल्मेनाइट है, ये मिलते हैं। इनसे हम परमाणु ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ पाठगत प्रश्न, मतलब पाठ के बीच में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये किस पर आधारित है। अभी जो हमने कुछ बेसिक चीजें जानी है खनिजों के बारे में, उसी पर आधारित कुछ आसान से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, खनिज कहां से प्राप्त किए जाते हैं? हमें खनिज कहां से मिलते हैं? हमें खनिज कहां से मिलते हैं? जमीन के अंदर से भूमि खोदकर, जमीन को खोदकर खनन प्रक्रिया के माध्यम से हम खनिज प्राप्त करते हैं। आसान सा क्वेश्चन था। भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर खनिज कितने प्रकार के होते हैं? हमने अभी देखा खनिजों को मुख्य रूप से हम तीन भागों में बांट सकते हैं। किस आधार पर? रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर। और ये तीन प्रकार के कौन कौन से हैं? धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। ये क्वेश्चन भी आसान था। आगे बढ़ते हैं। सोना किस प्रकार का खनिज है? अब सोना हमने देखा था धात्विक खनिज है, और धात्विक खनिज में भी जो दूसरा प्रकार है यानी कि अलौह धात्विक खनिज है सोना। ये धात्विक तो है, धातु तो पाया जाता है, लेकिन इसमें लोहा नहीं पाया जाता है, तो ये अलौह धात्विक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अणु शक्ति खनिजों के नाम बताइए। अभी हमने देखा वो खनिज संसाधन जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसका दूसरा हिस्सा जो आणविक शक्ति वाला खनिज थे, उसमें हमने 4 नाम देखे थे, वही नाम पूछे जा रहे हैं। यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम और इल्मेनाइट। ये चीज आप याद कर लीजिएगा। ये पाठगत प्रश्न जितने भी हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने मुख्य रूप से खनिजों के बारे में बेसिक जानकारी देखी है। आज की क्लास को हम यहीं पे थामते हैं। आपको करना क्या होगा, आज जो भी चीजें पढ़ी है वो आज ही रिवाइज कर डालो, ताकि लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रह सके। आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।